हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि डेली आप लोग को 20 प्रश्न का सीरीज एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से दिया जा रहा है, जो कि टॉप 20 प्रश्न है। ठीक है, तो आज भी आप लोग को 20 प्रश्नों की श्रृंखला, 20 प्रश्नों की सीरीज आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस प्रश्नों को बनाकर आप अपने एबिलिटी को निखारें। तो आज का पहला प्रश्न आपका है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है। पहला प्रश्न आपका है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है। ऑप्शन आपका है कुल सदस्यों का 1/3। ऑप्शन बी है कुल सदस्यों का 1/10। ऑप्शन सी है कुल सदस्यों का 1/6। ऑप्शन डी है कुल सदस्यों का 1/4। अब क्विक आप आंसर देने का प्रयास करें। आप जल्द ही आंसर भेजें। ठीक है, तो आपका आंसर का वेट है। ठीक है, और जल्द ही आप आंसर भेजने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे ही आप लोग का 1-2 लोगों का आंसर आता है और हम अपना आंसर बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आपको क्वेश्चन पर नहीं देना चाहते हैं, बल्कि ज़्यादा टाइम आपका डिस्कस पर देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग का प्रश्न अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और जो हमारे चैनल से नए जुटे हैं तो उन्हें कृपया कर सब्सक्राइब करने की सलाह देते हैं कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबावें कि आगे कोई भी वीडियो अगर मेरे चैनल पर डलाता है तो उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इसके आंसर से चल रहे हैं, लोकसभा के लिए कितना कोरम है। कुछ लोगों का आंसर आया है। चलिए ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, कोरम का अर्थ ही होता है कुल सदस्य का 1/10। क्लियर हो गया। बल्कि वह राज्यसभा रहे या लोकसभा रहे या विधानसभा रहे या विधान परिषद रहे। ठीक है, कोरम का अर्थ ही होता है 1/10। क्लियर हो गया। कोरम का अर्थ ही होता है 1/10। ठीक है, तो आपका प्रश्न है लोकसभा के लिए कितना कोरम। तो पहली बात आपको जानना है कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितना होता है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 545 है। क्लियर हो गया। तो आपको 1/10 के हिसाब से चलना है, तो लगभग आपको माना जाता है 55। ठीक है, लोकसभा में कोरम के सदस्य के रूप में कितना, तो लगभग 55। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में आप लोग जानते हैं कि 250 होते हैं। ठीक है, तो लगभग कितना हुआ, 25 हुआ। ठीक है, और कोरम की बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 100 में है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका ऑप्शन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी बाज बहादुर। ऑप्शन सी महावत खां। ऑप्शन डी जहांगीर। आप क्विक आंसर दीजिए। चलिए जल्दी आंसर भेजिए, जितना जल्दी हो सके। आप लोग का नेट थोड़ा सा स्लो है, लेट में आ रही है। चलिए ठीक है, तो आंसर बोल रहे हैं। तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाज बहादुर से। ठीक है, आपके हम ऑप्शन को आपके नाम से हम कभी नहीं पुकारेंगे। ठीक है, आपके आंसर का इंतजार करते, 1-2 आंसर आता तो अपना आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा आप लोग के चैट पर ध्यान ना देकर क्या हम अपने डिस्कस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो मांडू की रानी रूपमती का संबंध है बाज बहादुर से। और आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रूपमती मांडू। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ, रूपमती मांडू। यानी पूछेगा कि रूपमती कहाँ की रानी थी, तो मांडू का। अब मांडू कहाँ है, तो मांडू मध्य प्रदेश में। क्लियर होगी बात को। अब दूसरी बात इसमें आ रहा है कि संबंध किससे है, तो बाज बहादुर। ठीक है, अब बाज बहादुर कहाँ का शासक था, तो मालवा का शासक था। कहाँ का, मालवा का शासक था। और आप लोग जानते हैं मालवा कहाँ पड़ता है, एमपी और राजस्थान की सीमा पर है मालवा। ठीक है, चल उसके बाद ऑप्शन नंबर ए तो जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी के बारे में महावत खां के बारे में पता होगा कि मुगल काल में यह एक मनसबदार थे। और जहांगीर के बारे में पता है कि मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं।
ठीक है, और जिनका बचपन का नाम सलीम है। चलिए ठीक है, तो आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 आपका है, शाहजहां के 4 पुत्रों में किसने अथर्ववेद अनुवाद का श्रेय जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे शाहजहां के पुत्र 4 थे और 4 में, ठीक है, 4 में किसने, ठीक है, 4 में किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया, अनुवाद करवाया। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है। आपका ऑप्शन क्या है, शाहजहां के 4 पुत्र में आपका पहला ऑप्शन है सूजा, ऑप्शन बी है मुराद, ऑप्शन सी है दारा, ऑप्शन डी है औरंगजेब होगा। यहाँ औरंगाबाद लिखा गया। ठीक है, औरंगजेब होगा। तो शाहजहां के पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आपका आंसर बहुत गड़बड़ है। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आया दारा। दारा मतलब दारा शिकोह, और दारा शिकोह जो है शाहजहां का सबसे अच्छे पुत्रों में से एक था। ठीक है, यानी सबसे प्रिय दारा शिकोह के मानते थे। क्लियर हो गई बात को। अब बात है कि 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्र का नाम क्या है। तो जो आपके सामने जो ऑप्शन चारों है, यही चारों पुत्र का नाम है, सूजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। यहाँ औरंगाबाद लिखा गया, थोड़ा सा मिस हुआ। ठीक है, औरंगजेब, ये 4 पुत्र थे शाहजहां का। क्लियर हो गया। और दारा शिकोह चारों मित्रों में सबसे ज़्यादा विद्वान थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और आप लोग को पता है कि दारा शिकोह ने अनेक ग्रंथों का फारसी भाषा में भी अनुवाद करवाए, जैसे रामायण, भागवत गीता, उपनिषद, ये सब का इन्होंने क्या करवाए, फारसी में अनुवाद करवाए थे। क्लियर हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, धातुएं निम्न प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। धातुएं निम्न प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। आपका ऑप्शन है ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी विकिरण और संवहन दोनों। ये आपका ऑप्शन है। चलिए जल्दी से आप आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, क्विक आंसर भेजिए, बस खाली ऑप्शन भेजना है। चलिए ठीक है, तो आंसर बता रहे हैं। तो धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। ठीक है, अब बात आ रहा है कि चालन कैसे होता है। तो चालन याद रखना है कि चालन जब भी होता है तब ठोस में होता है, जब भी होता है तब ठोस में होता है। और इसमें क्या करता है, उच्च ताप निम्न ताप की ओर जाता है। क्या करता है, उच्च ताप निम्न ताप की ओर जाता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लोहा का रड जो है उसके एक साइड में अगर गर्म करते हैं तो उस साइड से गर्म होते होते आपकी दूसरी छोर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, तो इसमें क्या हुआ, आगे बढ़ता गया। ठीक है, आगे बढ़ता गया, यानी बिना अणु के गति हुए। ठीक है, यह आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, यह मतलब कहने का अर्थ है यह जब भी होता है तो ठोस में होता है। आपका मेन प्रश्न है, जब भी होगा तो ठोस में होगा। इसकी प्रक्रिया क्या है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलना। ठीक है, ऑप्शन बी संवहन। संवहन क्या कर रहा है, याद रखना, संवहन में क्या होता है, गतिशील होता है, अणुओं का गति होता है। ठीक है, अणुओं का गति होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते हैं तो अगर कोई बर्तन में गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक गर्म होता है, ऊपर बुलबुला जाता है। ठीक है, तो बुलबुला जाने का मतलब क्या, नीचे जो गर्म हुआ वो ऊपर गया, ऊपर जो ठंडा है वह नीचे आया। समझ में आया बात को। तो ऐसी अवस्था जो होता है वह संवहन में होता है, यानी कि अणु जो है गति कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। अब बात है कि संवहन जो होता है द्रव और गैसों में होता है, क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी विकिरण।
विकिरण जानते हैं कि विकिरण को चलने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो डायरेक्ट माध्यम से आता है, किसी प्रकार का कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका 3 जो है आपका प्रकाश का संचरण जो हुआ यह आपका इम्पोर्टेंट है, ऊष्मा का संचरण है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और करंट के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2020 के लिए आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत 15.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है? ये आपका प्रश्न है, करंट प्रश्न भी है और जीके भी हो जाता है। चलिए, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन ए किंग्स 11 पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। चलिए, क्विक आंसर भेजिए। गुड, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो आंसर बता रहे हैं कि पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और उनको खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर। ठीक है, कौन खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर खरीदा है 15.5 करोड़ रुपया में। और कहा जाता है कि आईपीएल सीजन 2020 जो है 2020 का सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इन्हें खरीदा गया। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आप लोग को पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स कि कप्तान कौन है? दिनेश कार्तिक है। ठीक है, तो सारे टीमों का कप्तान हम बोल रहे हैं जो कि आपके ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब का संबंध किस कप्तान से है जिसकी चर्चा कर रहे हैं? तो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान है लोकेश राहुल। ठीक है, और आपको पता है कि जो सेकेंड नंबर पर सबसे महंगे खिलाड़ी आते हैं उनको पंजाब यानी किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा था। उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल, क्लियर हो गया। और उनको 10.75 करोड़ रुपया में खरीदा गया। क्लियर हो गया, तो इनकी कप्तान की चर्चा हो गई। ऑप्शन बी के बारे में कहते हैं दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं अय्यर। ठीक है, श्रेयस अय्यर। ठीक है, और मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, आप लोग को पता है, रोहित शर्मा। ठीक है, जो कि भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। चलिए ठीक है, आपका 5 नंबर प्रश्न हो गया। छठे प्रश्न की ओर, आपका छठा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है छठा, और थोड़ा लंबी प्रश्न भी है। देखते हैं छठा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है। चलिए, आपका प्रश्न है छठा, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? यही आपका प्रश्न है, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आपका है संसद या विधानमंडल में सदस्यों का अपने दल के विपरीत मत देना। ऑप्शन बी मतभेद की अवस्था में विपक्षी दलों का उठकर बाहर चले जाना। ऑप्शन सी संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना। ठीक है, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, आप क्विक आंसर भेजने का प्रयास करें, जल्दी भेजने का प्रयास करें ताकि हम डिस्कस में ज़्यादा टाइम ले सकें और ज़्यादा चीज़ बता सकें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उपयोगी हो। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर, बहुत कम बहुत कम आंसर आया है। चलिए ठीक है, तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो फ्लोर क्रॉसिंग, देखिए मोटा मोटी आपको जानना है, फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ होता है दल बदलना। बस आपको यही चीज़ याद रखना है, फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ हुआ दल बदलना। बहुत मेन पॉइंट ये है, यही बात आपको याद रखना है। ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ है दल बदलना। फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ है दल बदलना। तो आपका दल बदलने से संबंधित कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, संसद या विधानमंडल में एक दल का सदस्य दूसरे में सम्मिलित हो जाता है। जब दूसरे में सम्मिलित हो गया तो उसको क्या कहेंगे? दल बदलना कहेंगे। और फ्लोर क्रॉसिंग का अर्थ ही होता है दल बदलना। क्लियर हो गया? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपका 7वां प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है?
भारत भारती के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अब क्विक आंसर, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, क्विक आंसर दीजिए। चलिए तो आंसर बता रहे हैं आप। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं। इनका मुख्य पुस्तक कौन है, कौन से रचना इनका मुख्य माना गया है? तो आपको पता है अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी की मुख्य रचना है, ठीक है। ऑप्शन सी महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। यामा, क्या है? यामा, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। कुरुक्षेत्र और उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। आपका दो चार जो हम अलग अलग पुस्तक का नाम लिए, ये सारा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पुस्तक इन्होंने लिखा, ठीक है, लेकिन हमने उसी पुस्तक का नाम लिया जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार देते रहता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और इस लिंक को अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजें, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ये आपका प्रश्न था, आपका आंसर का इंतज़ार। चलिए फटाफट आंसर, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत कम आंसर आती है। चलिए तो आंसर बता रहे हैं आप, बहुत देर वेट किए आप लोग का। चलिए सारस कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सारस जो है राजकीय पक्षी है, और सारस को क्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, चर्चा करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन है? तो सोहन चिड़िया कहा जाता है, सोहन चिड़िया। राजस्थान का राजकीय पक्षी का नाम सोहन चिड़िया कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी की बात बोलते हैं, जिसको कहा था दूध राज। क्या कहता है? दूध राज राजकीय पक्षी है। पश्चिम बंगाल की राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो किंग फिशर, आपको पता है किंग फिशर, पश्चिम बंगाल की राजकीय पक्षी किंग फिशर। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 9 है, बार किसकी इकाई है? ठीक है, बार किसकी इकाई है आपका प्रश्न है। ऑप्शन है उष्मा, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है धारा, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए क्विक आंसर भेजने का प्रयास करें, जल्दी आंसर भेजें, मज़ा लगता नहीं आ रहा है आज। ठीक है, प्रश्न सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ ध्यान से आप सुने और आपसे गुजारिश है कि शुरू से लास्ट तक सारे वीडियो को देखें, बहुत सारे इसमें उपयोगी बातें आने वाली है। ठीक है, तो आपका 9वां नंबर का आंसर आपका है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अपने अपने जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, खुद अपने प्रश्न का आंसर देखें और अपने मन में अपनी सर्वेक्षण करें कि मैंने इसे सही बताया। ठीक है, क्योंकि हम जो है आपके प्रश्न का उत्तर तो देख रहे हैं, लेकिन सारे का नाम पर ध्यान हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस पर, इसकी चर्चा करते हैं। बार किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दबाव जो हुआ, ठीक है, बार की इकाई है। और आपको पता है एक बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फिर से बोलते हैं, एक बार का मान कितना होता है? 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक से फिर से एक बार बोलते हैं, एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बराबर एग्जाम में देते रहता है। ठीक है, कि एक बार बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन था बार किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब को, और आपको पता है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, और बैरोमीटर की खोज किए थे टॉरी से किए थे, ठीक है। और आपको पता है कि जब बैरोमीटर का मापांक जो है एकाएक जब नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आता है, ठीक है। धीरे धीरे जब नीचे गिरता है तो वर्षा होता है, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। यह बैरोमीटर का मापांक जो है मौसम से संबंधित है। क्लियर हो गया बात को, जो मौसम का पूर्वानुमान देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते उष्मा। उष्मा का मात्रक आपको पता है जूल भी है, कैलोरी भी है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तापमान, आप जानते हैं ताप का मात्रक केल्विन है। ऑप्शन सी की बात करते हैं धारा, धारा का जानते हैं एम्पियर होता है। क्लियर हो गया, आपका 9वां प्रश्न हो गया। चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। आपका 10वां प्रश्न है इनमें से किस तिथि को, ठीक है, इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। आपका 10वां प्रश्न है इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। आप लोग को सबको पता है, ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ। तो इसकी ईस्वी, ठीक है, इसकी ईस्वी की चर्चा करते हैं, ठीक है। ईस्वी को बताइए कि कब इसका हुआ था। आपका आंसर का वेट कर रहे हैं और जल्दी आप आंसर भेजिए, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग को पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए भेजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारी जवाब इसमें आ चुकी है। चलिए ठीक है, इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। क्लियर हो गया। और आप लोग को पता है कि 2 सितंबर 1945 को यह समाप्त हो गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि तिथि शुरुआत की पूछ रहा था तो 1 सितंबर 1939, अगर समाप्त की पूछता तो 2 सितंबर 1945। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 21 राष्ट्रों ने भाग लिया था और यह 6 बरस तक चला था। कितना बरस तक? यह 6 बरस तक चला था। क्लियर हो गया बात को, ठीक है। और इसका तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, इसका तात्कालिक कारण किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का, ठीक है। द्वितीय विश्व का तात्कालिक कारण क्या था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 11वां नंबर प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी अबरक, ऑप्शन डी चांदी। चलिए आपका आंसर वेट कर रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। सारे लोग को आंसर इसमें आना चाहिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए गुड, अच्छी बात है। चलिए अब आंसर बता रहे हैं। तो आपको पता है सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी। अब सुचालक किसको कहते हैं? आप लोग को पता है कि क्या हुआ, जिसमें करंट जो है, जिसमें आवेश जो है पूरा तरीका से वह पार करता है, वह क्या हो गया? सुचालक हो गया। और जिसमें पार नहीं करता है वह क्या हो गया? कुचालक हो गया। तो चांदी आपका सबसे अच्छा सुचालक माना गया है। और चांदी के बाद आपका तांबा, ठीक है, चांदी के बाद आपका तांबा का नंबर आता है। और उसके बाद तांबा के बाद एल्युमिनियम आता है सुचालक के क्रम में, ठीक है। क्लियर हो गया। अभ्रक कुचालक है। चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी हैदराबाद। चलिए जल्दी से आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत सारे का आंसर आ चुका है, बंगलुरु। क्या है आंसर? बंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आपको पता है कि भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया बात को। इसमें भी याद रखना इसका है और मुख्यालय भी याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को पता है कि भारत अर्थ
मुफ्त लिमिटेड जो है किससे संबंधित है? तो रक्षा उत्पादन से। किससे? रक्षा उत्पादन से संबंधित है। और इससे संबंधित हम चारों ऑप्शन की चर्चा करेंगे कि मुंबई में कौन सा अवस्थित है। तो मुंबई में आपको पता है मझगांव डाक लिमिटेड। क्या है? मझगांव डाक लिमिटेड 1960 में जिसकी स्थापना हुआ था, यह मुंबई में। क्या है? मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है, जो कि रक्षा उत्पादन से संबंधित। ठीक है। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। पूछता है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वास्को डी गामा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं, हैदराबाद। और हैदराबाद क्या है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आपको पता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड जिसकी स्थापना हुआ था 1970। ये चारों ऑप्शन जो है, चारों का हमने आपको डिटेल दिया, ये चारों जो है रक्षा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। इस प्रकार आपका 12 नंबर प्रश्न का आंसर बंगलुरु हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? यही आपका प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। चलिए क्विक आंसर, जितना जल्दी आप आंसर भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए अपनी आंसर बता रहा हूं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। और जिन्होंने 45 पर चर्चा किए थे उनका गलत होगा। चलिए ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए 1995। ठीक है। अब बात है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। क्लियर हो गया। और आपको पता है विश्व व्यापार संगठन का वर्तमान में महानिदेशक कौन है, महासचिव कौन है? आप लोग को पता है विश्व व्यापार संगठन के महासचिव कौन है? तो रॉबर्टो एजोवेडो। कौन है? रॉबर्टो एजोवेडो। ठीक है। इनका जो है महानिदेशक है। क्लियर हो गया बात को। अब आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, 1996 में किसकी स्थापना हुआ था? तो सीटीबीटी। ठीक है। सीटीबीटी की स्थापना 1996 में हुआ था। क्लियर हो गया। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं, जिसका मुख्यालय है बियाना। ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी 1945। 1945 क्या है? 1945 आपका IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं। 1946 पर भी कुछ बोलना चाहते हैं। 1946 में यूनेस्को की स्थापना हुआ था। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1946 में, और इसका मुख्यालय पेरिस है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो डिस्कशन है, ठीक है, आपका डिस्कशन अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है। और आपको प्रश्न अगर अच्छा लगे तो भी लाइक कीजिए। वीडियो की तरफ नहीं जाए कि वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक है। लेकिन आपको प्रश्न अगर अच्छा लगे, सॉल्यूशन आपका अच्छा लगे, ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है। आप प्रयास करें कम से कम एक दिन में 5 मित्र को शेयर करें, ताकि इस चैनल का विस्तार हो। ठीक है। और सारे लोग 20 प्रश्नों का लाभ उठा लें। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। और जो मेरे चैनल से जुटे हैं वह सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ओके, तो आगे प्रश्न क्यों। 14 नंबर प्रश्न आपका, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गैरीवाल्डी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी हेनरी ड्यूनेंट। चलिए आपका आंसर, चलिए ABCD, जल्दी से आप अपना आंसर भेजिए। क्विक कदम, आंसर जल्द आना चाहिए, क्विक आना चाहिए। चलिए ठीक है, आंसर बता रहे हैं। तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है। कौन है? हेनरी ड्यूनेंट है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट है। चलते हैं इसके चारों ऑप्शन की चर्चा करते हैं कि चारों ऑप्शन में जो दिया है वह किनसे संबंधित है। उन्होंने और कुछ की स्थापना की जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है हम जो डिस्कस करेंगे, जो हम व्याख्या करेंगे, तो लगभग आपके चारों प्रश्न का, चारों ऑप्शन का करेंगे, ताकि आपको सही से इस प्रश्न का लाभ मिल सकें।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गैरीबाल्डी है आपका। गैरीबाल्डी जो है सस्पेंस में डाल सकता है, क्योंकि यह रेड गार्ड्स की स्थापना किया था। ठीक है, रेड गार्ड्स की स्थापना कौन किए थे? तो गैरीबाल्डी किए थे। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जाए, ऑप्शन बी की बात किया जाए, तो आप लोग को पता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अगर याद है तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें। ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करते हैं, विनोबा भावे। आप लोग को पता है कि भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो विनोबा भावे किए थे, ठीक है। भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किए थे? तो विनोबा भावे किए थे, ठीक है। उसके नाम ऑप्शन नंबर डी तो प्रश्न ही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चलिए, ऑप्शन ए 2.4, ऑप्शन बी 2.6, ऑप्शन सी 2.2, ऑप्शन नंबर डी 2.8। जल्दी क्विक आंसर। चलिए, तो आंसर बता रहे हैं, ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2.2 होता है, ठीक है। 2.2 होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, ठीक है। और अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, सिर्फ घनत्व का मात्रक होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता, याद रखना बात को, ठीक है। तो ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना है? 2.2 है, ठीक है। और आप लोग को पता है ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट और हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। तो हीरा की भी चर्चा करते हैं कि हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 3.51। कितना होता है? 3.51। 3.51 हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है। क्लियर हो गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। आपका 16 नंबर क्या है? 16 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्य संख्या कितना है? महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्य संख्या कितना है? ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 288, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 224। सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है इसका, और 4 ऑप्शन है, 4 राज्य को यह सूचित करता है। जल्दी से आप महाराष्ट्र की विधानसभा के सदस्य की चर्चा करें और जल्दी से इसका ऑप्शन दें, ठीक है। जल्दी से आंसर क्विक एकदम। चलिए, तो आंसर इसका है, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य संख्या कितना है? 288। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? 230 क्या है? किस राज्य का है विधानसभा जिसकी चर्चा करते हैं? तो 230 विधानसभा सदस्य संख्या मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन डालता है मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्य संख्या कितना है? तो 230 है। ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करते हैं, 200। 200 किसका है? 200 राजस्थान का है। राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या 200, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं, जो कि आपका है 224 है। 224 किस राज्य का है? तो आपको पता है कर्नाटक का है। कर्नाटक में विधानसभा सदस्य संख्या 224 होता है। क्लियर हो गया? तो चारों आपको याद होना चाहिए। फिर से पुनः एक बार बोलते हैं, 230 किसका? एमपी का, 288 महाराष्ट्र का, और 200 राजस्थान का, 224 कर्नाटक का। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, यही आपका प्रश्न है। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए नहावासोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दहेज, और ऑप्शन डी आपका ढका हुआ है, ठीक है, उसको हम निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका है तूतीकोरिन। ठीक है, ऑप्शन ए नहावासोवा, बी मुंबई, सी दहेज और डी तूतीकोरिन आपका क्विक आंसर आना चाहिए। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जानते हैं? नहावासोवा, मुंबई, दहेज, तूतीकोरिन। जल्दी चलिए, ठीक है, तो आपका आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, कुछ का आंसर आता है कुछ का आंसर गलती होता है। चलिए ठीक है, तो आपका आंसर है सी। ठीक है, रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दहेज को। और आप लोग को पता है दहेज कहाँ है, तो दहेज गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं। नहावा शोभा, नहावा शोभा के बारे में जानते हैं कि इन्हें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। और यह कहाँ अवस्थित है, तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। और मुंबई के बारे में तो जान ही रहे हैं कि मुंबई भी एक बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में ही है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन आपको पता है कि तमिलनाडु में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 18, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए वेलिंगटन, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी सूबा, ऑप्शन डी वियना। ये आपका प्रश्न था। चलिए, प्रश्न और ऑप्शन दोनों दिया गया है। जल्दी से आप आंसर बताने की कोशिश करें, प्रयास करें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आप क्विक आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, जितना आप क्विक आंसर दीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको विश्वास बढ़ेगी। ठीक है, गलत हो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आंसर ही बताया जा रहा है, आपको सुनकर आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? बहुत सारे का आंसर आ चुका है। चलिए, कहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? चलिए आंसर बताते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। अब ऑप्शन नंबर ए वेलिंगटन लिखा, वेलिंगटन किसका है? न्यूजीलैंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी किसका है? सूबा, सूबा फिजी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वियना, वियना किसका है? ऑस्ट्रिया का है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। चलिए ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 18 भी क्लियर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न है जिसके बारे में देखते हैं। आपका प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किस पत्र को जाता है? आपका ऑप्शन है द मराठा, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी केसरी। क्विक आंसर, जितना जल्द हो आंसर देने का प्रयास करें। आप जितना लेट कीजिएगा वीडियो उतना ही दूर भागेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत आसान प्रश्न थी। इसका आंसर है केसरी। ठीक है, आपको पता है कि केसरी किसका पत्र है? इसके रचना किसने किए थे? तो कौन किए थे? तिलक किए थे। केसरी का तिलक पत्र जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो उभारा था अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, और आपको पता है द मराठा, द मराठा भी तिलक का ही पत्र है। लीडर, ऑप्शन बी लीडर, लीडर के बारे में जानते हैं मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी बंगाली, बंगाली पत्र के संपादक आपको पता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबको इस प्रश्न का जवाब मालूम होना चाहिए। महाभारत का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए जय भारत, ऑप्शन बी जय संहिता, ऑप्शन सी जय राज, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्विक आंसर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत आंसर आ चुका है। भारत का पुराना नाम, चलिए आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है जय संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट प्रश्न आंसर है जय संहिता। तो ये आज का 20 टॉप प्रश्न आप लोग के लिए था, जो कि सारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। ठीक है, और जो नए जुटे हैं सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इस 20 प्रश्नों का लाभ मिल जाए। ठीक है, मैं अपने के लिए नहीं बोलता हूँ, सिर्फ आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि जितना मित्र के पास कीजिएगा सारे मित्र इसे पढ़ लेंगे, इसे सुन लेंगे और सारे मित्रों को कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप जो है बाद में भी अपने मित्रों के साथ ग्रुप क्यूज में इस सब प्रश्नों को आप आपस में पूछताछ भी
कर सकते हैं। ठीक है, अगर मित्र के यहाँ नहीं भेजेगा, सिर्फ आप ही जानिएगा, तो कैसे आप क्यूज में कंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप अपने मित्रों के पास भेजिए और अपने मित्रों में कंक्लूजन भी कीजिए। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही दूर तक। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।